हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत सक्सेना और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ बाय पीएस सर में। आज का वीडियो हमारा स्कूल प्रिपरेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर है। ठीक, फर्स्ट लेक्चर दो पार्ट में था, लेक्चर 1.1, लेक्चर 1.2। आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें हमने अबाउट आइटा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जाना था। ठीक है, आइटा क्या होते हैं, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा को समझा था और हमने ये देखा था कि आइटा की किसी भी पावर को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें, और उसके लिए क्या करना होता है, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको आइटा के बारे में जानने के लिए लेक्चर 1 के दोनों वीडियो, लेक्चर 1.1, लेक्चर 1.2 दो पार्ट में जो हैं वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ आप आइटा में परेशान होते रहेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 10th क्लास तक आप जो भी नंबर्स पढ़ते थे वो सारे रियल होते थे। ठीक है, कोई से भी नंबर्स आपके सामने लिखे हों, रैशनल, इर्रेशनल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, इंटीजर, फ्रैक्शन, सारे ही नंबर्स जो आप देखते थे वो कैसे होते थे, रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ दुनिया होती है इमेजिनरी नंबर्स की। तो अगर आपसे बोला जाए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर सारे ही नंबर्स आ जाते हों, जिसको आप अभी तक रियल समझते थे कि रियल नंबर के अंदर तो सारे नंबर जाते हैं, लेकिन अब हमें पता चला कि रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसके अंदर सारे ही नंबर्स आ जाते हों, तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखिए डेफिनेशन देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b, the numbers which can be represented in the form of a plus iota b are called complex numbers. ठीक, where a and b are real numbers, where a and b are real numbers and they means complex number, and they are represented by z। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। मीन्स z इक्वल टू a प्लस आइटा b। a प्लस आइटा b के फॉर्म में जो नंबर्स हों उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं z से। और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b तो अपने आप में रियल नंबर है। जैसे मैं आपसे कहूँगा 3 कैसा नंबर है, तो आप क्या जवाब देंगे, रियल। मैं कहूँगा 7 कैसा नंबर है, 7 अगेन रियल। लेकिन अगर मैं 3 प्लस 7 आइटा लिख देता हूँ तो ये a प्लस आइटा b के फॉर्म में है। देखिए 3 रियल है, 7 रियल है, बट 3 प्लस 7 आइटा जो एक नंबर है वो a प्लस आइटा b के फॉर्म में है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ये समझाने के लिए कि 3 रियल है, 7 रियल है, बट 3 प्लस 7 आइटा जब पढ़ा जाएगा तो इसको बोला जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 आइटा ये इमेजनरी हो गया, जैसे 7 के साथ आइटा आके लगा तो ये कुछ इमेजनरी चीज़ हो गई। 3 तो रियल है ही, तो 3 एक रियल क्वांटिटी में इमेजिनरी क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर बना वो कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया, उसका नाम रख दिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ना तो ये पूरी तरह रियल है ना ये पूरी तरह इमेजिनरी है, फिर ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। अकेला 3 लिखा होता रियल होता, अकेला आइटा इमेजिनरी होता। 3 प्लस 7 आइटा ऐसा लिख दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे जिसको जनरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, a प्लस आइटा b। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि a प्लस आइटा b कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इन जनरल, बट वहाँ पे a और b जो होते हैं वो तो रियल ही होते हैं। ठीक है, तो a b अपने आप में रियल है, a प्लस आइटा b के फॉर्म में जब लिखा होता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी बातें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जिसको रियल जेड RE Z इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज a
एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज बी। कॉम्प्लेक्स कैसे बना, हम एक रियल में कुछ इमेजिनरी थिंग ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ना तो पूरी तरह रियल रही ना ही इमेजिनरी रही, इसलिए हमने उसको नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा। तो अकेले ए की बात करें, जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी जो है, उसमें जेड का रियल पार्ट जो है वो ए है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तो आप सोचोगे सर अभी तो आपने कहा कि ए और बी रियल है, तो बी को फिर इमेजिनरी जैसा कुछ क्यों कह रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बी तो रियल है, लेकिन बी का जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रोल है, बी का जो रोल है इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, वो है इमेजिनरी पार्ट का। जैसे वापस वही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 7 आइटा लिखा था, तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि 7 कैसा नंबर है, रैंडमली, इसको मत देखिए अभी, मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूँ 7 कैसा नंबर है, तो आप क्या जवाब देंगे, रियल। फिर मैं कहूँगा 7 इस नंबर में क्या है, 7 का इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रोल है, तब आप कहेंगे कि सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 7 इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि 7 के साथ ही आइटा लगा हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इमेजिनरी पार्ट को आप सिर्फ बी कहोगे, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 7 होगा, 7 आइटा नहीं होगा। ये बच्चे आमतौर पे गलती करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पूछते हैं तुरंत बोल देते हैं आइटा बी, सर इमेजिनरी बोल रहे हैं तो आइटा तो बोलना बनता है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी है। अगर मैं आपसे सिंपली कहता हूं कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए जिसका रियल पार्ट 1 हो और इमेजिनरी पार्ट 2 हो, तो आप बोल दोगे ना कि सर वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आइटा होगा। बोल दिया। मैंने तो नहीं कहा था कि इमेजिनरी पार्ट 2 आइटा होना चाहिए, मैंने तो इमेजिनरी पार्ट को 2 ही कहा था और रियल पार्ट को 1 कहा था। तो जैसे ही मैंने कहा कि इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो अंडरस्टूड है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब लिखोगे तो उस 2 पे आइटा लगा होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आइटा बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ए प्लस आइटा बी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट ए है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ आइटा वाइटा नहीं है। 3 + 7 आइटा है तो उसका रियल पार्ट क्या है, 3, जो कि रियल नंबर भी खुद में भी रियल है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी उसका जो रोल है वो क्या है कि वो उसका एक रियल पार्ट है। बी अगर यहाँ से 7 कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है तो 7 बोलोगे। बी जो है वो अपने आप में तो रियल है, वो रियल नंबर है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एक इमेजिनरी पार्ट है। तो सीधी सी बात है, ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आइटा का जो कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिस पे आइटा नहीं लगा वो कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, जैसे पहला, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज 0, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड 0, अगर जेड ए प्लस आइटा बी है तो हम कहना चाह रहे हैं, अगर ए प्लस आइटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम कहना चाह रहे हैं कि ए को 0 कर दिया। तो आप खुद बताइए जेड सिर्फ क्या बचेगा, अगर आप ए को 0 कर देंगे तो जेड क्या बचेगा, सिर्फ आइटा बी, जेड में रियल पार्ट है ही नहीं। तो फिर हम उसको कहेंगे देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, अब हम उसको प्योरली इमेजिनरी कह सकते हैं क्योंकि उसमें रियल पार्ट नहीं है। आपने ए को कर दिया 0, जैसे मैं 7 आइटा अकेला लिखूंगा तो यह है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कहीं कोई रियल पार्ट है ही नहीं। क्लियर। तो अगर रियल पार्ट को 0 करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी कहा जाएगा। कहीं कोई कहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, तो आप वहीं समझ जाओ कि उसका रियल पार्ट 0 होगा। ठीक। सेकेंड केस आप समझ ही गए होंगे, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को 0 कर दें, मतलब ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम किसको 0 कर रहे हैं, बी को 0। जब बी 0 करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बच जाएगा, जेड इक्वल टू ए, मतलब 3 + 7 आइटा वाले में आइटा वाले को हटा दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बचा, 3। अब इस 3 को आप क्या कहोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से क्या कहना चाहिए, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके दिमाग में जवाब आया होगा सर 3 को तो मैं रियल नंबर कहूँगा। चलो 7 आइटा हमने नहीं पढ़ा था 10th क्लास तक, लेकिन 3 तो हम जानते थे ना कि 3 एक रियल नंबर है, सही जानते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से आप बात करोगे, अब तो आपने जान लिया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को 0 कहते हो, मतलब बी को 0 कहते हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा सिर्फ जेड इक्वल टू ए। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाएगा देन जेड इज
प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जब मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा था तो मैं कह रहा था ना कि z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है, जो ना ही पूरी तरह रियल है ना ही पूरी तरह इमेजनरी है, लेकिन अगर इमेजनरी पार्ट को जीरो कर दोगे तो प्योरली रियल बचेगा। तो देन z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, आसान सी बात है। अगर आपने रियल पार्ट को जीरो कर दिया तो प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इमेजनरी पार्ट को जीरो कर दिया प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। प्योरली रियल के केस में अगर आप रियल नंबर कह देंगे तो आप गलत नहीं होंगे, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के समझाना है डेफिनेशन से, तो आप क्या कहोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन कैसा है, प्योरली रियल है। तो कॉम्प्लेक्स तो सारे नंबर होते हैं, जो नंबर्स आप पढ़ते थे आज तक वो इन शॉर्ट अब क्या कह सकते हो आप उनको, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। रैशनल नंबर कैसे होते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर्स कैसे होते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जहाँ पे भी इमेजनरी पार्ट नहीं है, इमेजनरी पार्ट जीरो है, तो वो सब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। क्लियर? आई होप ये बात समझ आ गई होगी। वीडियो पॉज करके कॉपी कर ली जरा सा ये। चलिए अब नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से समझ में आ रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं क्या। जैसे मैं Z1 को लेता हूँ सपोज a प्लस आइटा बी और Z2 को लेता हूँ C प्लस आइटा D, और मैं कहना चाह रहा हूँ Z1 इक्वल टू Z2, Z1 इक्वल टू Z2 होने चाहिए। अब सोचिए जरा, है क्या पॉसिबल? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप बराबर कर सकते हो क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, जो ना ही रियल है ना ही पूरी तरह इमेजनरी है, रियल प्लस इमेजनरी के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, तो इनको कैसे बराबर करोगे? जैसे दो नंबर्स का सम, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 + 5 और यहाँ लिखता हूँ 2 + 6, 3 2 के बराबर नहीं है, 5 6 के बराबर नहीं है, बट ये सम इस सम के बराबर होगा। ठीक, तो इसी तरह से क्या आप a प्लस आइटा b को c प्लस आइटा d के बराबर कर सकते हो कि ये दोनों ऐड होके यहाँ से कुछ समेशन आए, यहाँ से कुछ समेशन आए, दोनों बराबर हो जाएं? यहाँ नहीं हो सकता, वहाँ तो हो जाएगा, दोनों रियल हैं। 3 + 5 8 हो गया। वो 3 + 7 आइटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था, 3 और 7 आइटा में आप कुछ आगे ऐड थोड़ा ना कर सकते हो। 3 + 7 10 होगा, 3 + 7 आइटा, आगे कुछ नहीं होगा। तो फिर ये दो बराबर कैसे होंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर? तो एक ही कंडीशन बचती है, ठीक है, कि अगर a c के बराबर हो जाए, a प्लस आइटा b इज इक्वल टू c प्लस आइटा d implies a इक्वल टू c एंड दिस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड b इक्वल टू d। अगर a प्लस आइटा b को c प्लस आइटा d के बराबर होना है तो ये सिर्फ एक ही शर्त पे, एक ही कंडीशन में, एक ही सूरत पे हो सकता है कि a c के बराबर हो जाए और b d के बराबर हो जाए। मतलब और थ्योरेटिकली लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, Z1 इक्वल टू Z2, Z1 इक्वल टू Z2 implies, वाइस वर्सा implies बनाइए, implies that real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो वो सिर्फ तब हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट्स बराबर हों आपस में और इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर हों, अदरवाइज दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं हो सकते। क्लियर? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल ओनली व्हेन देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर करने, रियल पार्ट्स को बराबर कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को बराबर, इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर दीजिए, तब भी वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस तो बहुत टाइप से बनेंगे, और मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चंस कुछ इक्वलिटी पे अलग से या आए ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो मैं पूरी कैलकुलेशन में कहीं भी करना पड़ सकता है, कहीं पे भी मुझे इक्वेशन के दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए तो मुझे तुरंत रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करना है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x माइनस y प्लस आइटा टाइम्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 + 9 आइटा। सपोज ये दो इक्वेशन, मतलब एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कर दिए मैंने। तो अब जैसे ही आपने देखा
कि ये इक्वल टू के इधर LHS में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, RHS में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर कब हो सकते हैं? जब पहले का रियल पार्ट LHS वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट RHS वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो, एंड इमेजनरी पार्ट इसका x प्लस 2y इसके इमेजनरी पार्ट के बराबर हो, जो कि 9 है। तभी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हो सकते हैं। अब आपको सिंपली x और y में दो इक्वेशन मिल गई, यहाँ पे दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ये x प्लस 2y को उसके नीचे हमने लिखा, ये 9 के बराबर है, तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, कैंसिलेशन हो जाए, ताकि माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y हो गया, 3 माइनस 9 माइनस 6 हो गया। इस हिसाब से y की वैल्यू क्या आ गई? 2। y की वैल्यू आप यहाँ 2 रख दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर? तो ये मैंने एक आसान सा इलस्ट्रेशन यहाँ पे लिया, एक आसान सा एग्जाम्पल लिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उसका क्या मतलब है और उसको क्वेश्चंस में हमें यूज़ कैसे करना है। ठीक है? तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। आज के पार्ट में यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ये सेकंड लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसमें कवर की। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, रियल और इमेजनरी का कंसेप्ट क्या है, और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन में मुझे साथ में प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ऑपरेशन मीन्स एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और उनकी प्रॉपर्टीज़, जिसको मैं चाहता हूँ एक पार्ट में कवर करें, इसलिए मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से मिलेंगे इस सेकंड लेक्चर के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।